Hi everyone. So today we have our student Manas with us. He's a recent graduate from UPS Dehradun. He was a part of YLCC's interview growth camp. So let's try to hear from Manas what all were his expectations before joining the interview growth camp and whether YLCC was able to fulfill those expectations or not. Hi Manas, how would you like to introduce yourself to our audience? So I am Manesh Sharma, and I got recently graduated from UPS Dehradun, and I have done my internships at a tier one law firms in my final years, that is fourth year and fifth year. And yeah, the journey with YLCC has been very great and has definitely contributed in my internship experiences and the journey. So Manas, I'll talk to you in Hindi because काफी सारे audience members would want us to share this information क्योंकि काफी लोगों को लगता है मानस कि नॉन एनएलयू के स्टूडेंट्स जो हैं उनको बिग फर्म्स आउटराइटली रिजेक्ट कर देती हैं या विदाउट कॉन्टैक्ट्स उनको इंटर्नशिप्स ही नहीं मिल सकती या बिग फर्म्स के एक तरह से शायद दरवाजे ही बंद है। तो क्या ये सच है या मिथ है आपके अकॉर्डिंग? मैम, इसका सबसे बड़ा कारण मुझे ऐसा पर्सनली लगा, क्योंकि मैं भी उस प्रोसेस से गुजरा था। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि सीवी बिल्डिंग एक्सरसाइज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ना केवल लॉ एज ए प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में। तो इनिशियल ईयर्स में अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से शायद रिलेवेंट इंटर्नशिप्स जो है वो सीवी पे नहीं ऐड ऑन हो पाती हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट सपोजिंगली अगर कोई कॉर्पोरेट प्रैक्टिस की किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसने क्या रेलेवेंट इंटर्नशिप अपनी पहले की है कि नहीं की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो जब भी की होंगी जब वो अवेयर होगा उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस एरिया के बारे में। तो इनिशियल ईयर्स में उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस एरिया, लॉ की उस प्रैक्टिस एरिया के बारे में अवेयरनेस लाना, और फिर अवेयरनेस के साथ साथ सीवी भी बिल्ड करना अपना सीवी कहीं भेजने से पहले। तो ये जो मैट्रिक्स है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एचआर के सामने, किसी की भी टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री इंटर्नशिप में लॉ फर्म की। और ये मैट्रिक्स अगर ना हो तो फिर रिजेक्शंस और रिप्लाई ना आना बहुत कॉमन हो जाता है। ओके, सो मतलब ऐसा नहीं है कि आउटराइटली हम ये बोल सकें, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कहीं ना कहीं ग्रे है। आई सपोज इज व्हाट यू आर सेइंग कि ऐसा नहीं है कि मतलब बिग फर्म्स आपके केवल कॉलेज के नाम से ही या अगर आप एक नॉन एनएलयू से आते हो तो उसी के बेसिस पे आपको आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं। आप ये बोल रहे हो कि अगर आपका एक सीवी वेल बिल्ट है जिसमें सफिशिएंट चीजें हैं अराउंड कॉर्पोरेट, तो बिग फर्म्स वुड आल्सो बी इंटरेस्टेड इन हैविंग यू, राइट? इज दैट? Absolutely, absolutely. And there's a process of everything. And tier one, tier two firms in India, they work with time, एक टाइम स्लॉट के हिसाब से उनका प्रोसेस रहता है। तो आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स भी रहते हैं एक नॉन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चे का सीवी सिलेक्शन के लिए। उसमें रिलेवेंट इंटर्नशिप्स तो है ही, आप जिस प्रैक्टिस एरिया में अप्लाई कर रहे हो, क्या आपका सीवी उसको और जस्टिफाई करता है कि नहीं करता। से फॉर एग्जांपल रिसर्च के लिए, तो अगर प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल या प्रोजेक्ट फाइनेंस में आपको जाना है, तो क्या आपने रिसर्च पेपर लिखा है कि नहीं लिखा उससे रिलेटेड। अगर लिखा है तो इज गोइंग टू ऐड ऑन योर वैल्यू। अगर आपने उसी प्रैक्टिस एरिया में अगर पॉसिबल हो मूट किया है, इज गोइंग टू अगेन ऐड ऑन अ वैल्यू। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर आपने अच्छे लेवल पे ठीक ठाक की है विद गुड कॉम्बिनेशन, इट्स गोइंग टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट। प्लस एक टाइमली आपने सेंड किया है विथ प्रॉपर ईमेल के सब्जेक्ट के साथ, एक प्रॉपर कवर लेटर के साथ, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है ना ज्यादा छोटा है, टू द पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, बिकॉज सारे के सारे ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के बच्चों को ही इंटर्नशिप नहीं मिलती। अच्छे कुछ स्टूडेंट्स नॉन नेशनल यूनिवर्सिटीज के बच्चों को भी इंटर्नशिप मिलती है, थोड़ा सा रेशो कम है, लेकिन दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट वर्क्स एज पर मी। राइट एंड व्हेन आई वाज एट एनएलयू, आई एम फ्रॉम एनयूजेएस, तो उस समय मैंने भी ये चीज देखी थी मानस कि ऐसा भी नहीं है कि अगर हर स्टूडेंट जो एनएलयू में होता है उसको भी इजीली इंटर्नशिप मिल जाती है। ये भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मिथ है। टॉप 5 से बिलो जितने एनएलयूज हैं उनको लगता है कि केवल टॉप 5 एनएलयूज को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। टॉप 5 को लगता है शायद केवल एनएलएस और नालचर और एनयूजेएस को मिल रही है। टॉप 3 में भी ऐसा लगता है कि शायद टॉप 30 को ही मिल रही है। तो ये जो है प्रोसेस, आई थिंक ये जो परसेप्शन होता है सबका कि किसी और को ही एक फेवर मिल रहा है, आई थिंक ये हमारा सेल्फ बिल्ड होता है। अगर हम खुद में देखने की कोशिश करें कि ठीक है, मुझ में ऐसा क्या है या मेरी एप्लीकेशन में ऐसा क्या मिसिंग है
जिसपे मैं काम कर सकूं, तो शायद आपके भी चांसेस बढ़ सकते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ आई हैड डन, लाइक इवन आई वाज नॉट इन टॉप 30 और टॉप 40 ऑफ माय बैच, so I was also struggling a lot. I'm a first generation lawyer, so then that's exactly what I started to do. Like I was trying to fill the gaps in whatever manner I could, राइट? तो मानस, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, रिसर्च पेपर। नाउ आपके अकॉर्डिंग रिसर्च पेपर और ग्रेड्स सीवी में कितना वैल्यू ऐड करते हैं? देयर इज अ रीजन आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि आजकल काफी सारे सेल्फ प्रोक्लेम करियर कोचेस हैं लिंक्डइन पे, 4th 5th ईयर के स्टूडेंट्स भी लॉ स्कूल्स में करियर कोचेस बन चुके हैं। तो इट अम्यूजेस मी टू रीड देयर पोस्ट। तो एक किसी ने एक करियर कोच ने लिखा था, वेरी पॉपुलर ऑन लिंक्डइन दीज डेज, कि अगर आपका रिसर्च करने का मन नहीं है तो मत कीजिए, जो चीज करने का मन है लॉ स्कूल में केवल वो करिए, रिसर्च नहीं करनी तो मत कीजिए। नाउ आई फाउंड इट वेरी अम्यूजिंग, बिकॉज एज लॉयर्स अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरा रिसर्च में ही इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? आप क्लाइंट को कैसे एडवाइस करोगे? आप जजेस के सामने आर्ग्यूमेंट्स कैसे प्रोड्यूस करोगे? प्रेसिडेंट्स पे कैसे स्टडी करोगे? तो आपके अकॉर्डिंग मानस, रिसर्च पेपर्स एंड ग्रेड्स, इन तीनों चीजों का कितना इंपॉर्टेंट महत्व होता है आपके सीवी में? या तो मैम, सबसे पहले आई वुड स्टार्ट विद ग्रेड्स। ग्रेड्स डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज आई वुड नॉट से कि अगर सपोजिंगली किसी स्टूडेंट के 10 में से 9.5 या फिर 9.2 पॉइंटर है, तो वो आई गेस एचआर है या कोई रिक्रूटर है, वो अगर आपके सीवी में वो ग्रेड देख रहा है, तो आई डोंट थिंक कि वो ऐसा सोचेगा कि दिस ही द गाय इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द होल कंट्री। बट वो ग्रेड जो है वो एक स्टूडेंट की सिंसियरिटी को दिखा रहा है कि दिस गाय इज सिंसियर टुवर्ड्स हिज एकेडमिक्स, दैट्स इट। आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि वो जो सिंसियरिटी का इंप्रेशन आपने सामने वाले को शो कर दिया, वहां आपका वो एक टिक हो गया कि हाँ दिस गाय इज सिंसियर। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एवरेज हैं तो कंपैरेटिवली इज नॉट गोइंग टू जज यू ऑन दैट, बट हाँ अगर आप अबव एवरेज स्कोर कर रहे हैं तो एक एक इंप्रेशन जाता है कि हाँ सिंसियर तो है, सामने वाले का सीवी इज अ सिंसियर सीवी। नाउ कम्स टू रिसर्च। रिसर्च इज समथिंग, वो मेरे को अपनी पर्सनल इंटर्नशिप से लगा कि इज ऑफ एटमोस्ट इंपॉर्टेंस। मतलब इंटर्न्स की सबसे बड़ी मैं अपने साथ इंटर्न्स को देता था, तो वो उनकी कंप्लेंट्स रहती थी कि हमको सिर्फ रिसर्च करवाते हैं और कुछ काम ही नहीं करवाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्च का इंपॉर्टेंस मुझे तब समझ में आया कि आप जब लॉ फर्म में जा रहे हो, तो आप जिस भी टीम से जुड़े हो, वहाँ एसोसिएट्स हैं, सीनियर एसोसिएट्स हैं, प्रिंसिपल एसोसिएट्स हैं, तो आपका काम वहां जाके उनका काम आसान करना है। मतलब वो जो काम कर रहे हैं उनकी मदद करके रिसर्च में आप थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिंसियरिटी दिखाओगे, तो रिसर्च से थोड़ा और ऊपर आपको ले जाएंगे वो काम के बेसिस में, थोड़ा डिलीजेंस के एस्पेक्ट में। तो आपका काम उनको आसान करने का है। तो आप जब उनकी मदद कर रहे हो अच्छे से, एक अच्छी रिसर्च करके, तो आप उनका जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हो, तो वो रिसर्च से निकल करके आती है। और मुझे लगता है कि दैट इज ऑफ एटमोस्ट इंपॉर्टेंस, बिकॉज आप एक बार वो अच्छा करने लग गए तो सामने वाला आपको कॉन्फिडेंस दिखाएगा, और जब आपको वो और इन्वॉल्व करेगा, दैट्स हाउ यू यू नो स्टार्ट योर स्मूथ जर्नी। फिर आपको पता नहीं चलेगा कि यू एंड अप गेटिंग गुड वर्क बियॉन्ड द रिसर्च। बट उसमें रिसर्च वाला एस्पेक्ट तो शायद हमेशा से ही रहेगा, बिकॉज रिसर्च, व्हाट आई पर्सनली फील इज, रिसर्च इज सम सर्चिंग अगेन any aspect of law, going back and searching it again with a relevant aspect what is required. So रिसर्च का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इंटर्नशिप्स में, नहीं इनफैक्ट होल फ्रेटर्निटी में, इनफैक्ट लॉयर्स भी, एवरीबडी। तो क्योंकि कहानी वहां से स्टार्ट होती है कि, तो वो एक एस्पेक्ट मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नजरअंदाज होता है वो। मतलब उसको ना एक, मतलब ऐसा सोचते हैं कि यार ये बहुत ही छोटा काम है, मतलब ये क्यों दे दिया। मतलब इतनी बड़ी टीयर 1 फर्म की इंटर्नशिप में वी आर जस्ट फाइंडिंग एक छोटा सा प्रोपोजिशन का 0.5% एस्पेक्ट का एक पर्टिकुलर मतलब एक वर्जन हम सर्च कर रहे हैं, हमको पूरा केस ही नहीं बता रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये मिथ ना तोड़ने की जरूरत है, बिकॉज आपको जब काम दिया जाता है तो आप इंजॉय करते हो। तो वो सिंसियरिटी एस्पेक्ट वो वहीं से स्टार्ट हुआ था, ग्रेड से। तो वो वहीं से वो पैरेलल डॉट्स कनेक्ट होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये शायद ये बदलाव की जरूरत है। और मानस, रिसर्च पेपर्स की क्या इंपॉर्टेंस है आपके सीवी में? रिसर्च पेपर शोज कि आप जब बोलते हो सामने वाले को कि आप किस चीज में अच्छे हो, तो आपका पहला शब्द ये होता है कि हम रिसर्च में अच्छे हैं, बट हाउ यू जस्टिफाइंग योरसेल्फ। तो आप एक अच्छा रिसर्च पेपर लिखोगे तो आप अपने जो कही हुई बात को शब्दों में, जिसको बोलते हैं ना कि एक रियलिटी में आप जस्टिफाई कर रहे हो कि मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैंने लिखा भी है। तो
फिर उसमें एक एस्पेक्ट ये आता है कि रिसर्च पेपर लिखा है तो कौन से एस्पेक्ट में लिखा है, किस प्रैक्टिस एरिया का है, रेलेवेंट जर्नल है कि नहीं। आई थिंक वो भी एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है, बिकॉज कई बार रिक्रूटर ये नहीं देखता कि कौन से रिसर्च कौन से जर्नल में है, क्या यूजीसी लिस्टेड है, स्कोपस इंडेक्स वाला है कि नहीं है। बट एक अच्छा रिसर्च का टॉपिक अपने आप में जस्टिफाई करता है कि वट एवर द गाय इज सेइंग इज एक्चुअली एक्टिव एंड इंटरेस्टेड इन रिसर्च, जब भी उसने उसको एक एक रिटर्न डाउन फॉर्म में, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे वो रिसर्च पेपर हो 4-5 हजार शब्दों का, तो वो एक इंपॉर्टेंस है कि आप यू जस्टिफाइंग व्हाट यू आर सेइंग। तो दिस एड ऑन टू योर सीवी, मतलब लॉट मेनी लॉयर्स इन कंट्री दे आर दे रियली गेट इम्प्रेस्ड बाय राइटिंग, एंड अगेन राइटिंग के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, तो पूरी कहानी फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाती है कि तो रिसर्च इज समथिंग जो कि एटमोस्ट इम्पोर्टेंस। मानस, मुझे काफी अच्छा लगा आपने जो चीजें शेयर करी, बिकॉज आई रेजोनेट विद मोस्ट ऑफ देम। तो एक चीज मुझे ये जाननी है मानस, कि आपने बोला लॉ स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमें केवल रिसर्च का काम मिल रहा है। अब ये चीज मैंने भी कंप्लेन बहुत बार सुनी है, बट मैं आपसे एज लॉ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ये जानना चाह रहा हूँ कि इंटर्न्स की एक्सपेक्टेशन क्या होती है। अगर आप एक लीगल चेम्बर में या लिटिगेशन चेम्बर या लॉ फर्म में जा रहे हैं, तो अगर रिसर्च वर्क नहीं होगा तो उससे ऊपर क्या। आपने कहा ना कि रिसर्च के बाद भी बहुत अच्छा काम मिल सकता है। What is that work? I am very interested in doing, because I have been on both sides. I have been a student also. I have been a legal professional also. I have worked in law firms. तो ये स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या होती है बियॉन्ड रिसर्च? उनको क्या काम चाहिए होता है इंटर्नशिप में? बियॉन्ड रिसर्च आई थिंक जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ही इल्यूजन सा दिमाग में क्रिएट करते हैं वो, मतलब जैसे मैं कई बार देखता था कि हमको क्लाइंट की इंफॉर्मेशन बता दीजिए कि कितना बड़ा क्लाइंट है, या फिर कोई पर्टिकुलर केस जो चल रहा है उसके बारे में पूरा ब्रीफ बता दीजिए। अब कॉर्पोरेट में मेरे को ऐसा दिखा कि आई वाज विद एमएनए पीबीसी टीम, तो डेडलाइंस पे काम हो रहा है बहुत ज्यादा, बिकॉज ये बड़े फर्म्स के बड़े क्लाइंट्स हैं, बड़े क्लाइंट्स की बड़ी डेडलाइंस हैं। तो वो पैसा चार्ज ही इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो उतने टाइम स्पैन में क्वालिटी वर्क मिल रहा है। तो अब 2 दिन का सपोजिंगली टाइम है। अब तुम सपोजिंगली एक इंटर्न ज्वाइन कर रहा है, तो वो 2 दिन के टाइम में देयर इज अ डिलिजेंस व्हिच नीड्स टू बी डन, देन देयर आर लॉट्स ऑफ कंप्लायंसेस व्हिच नीड्स टू बी डन, देन उसकी प्रूफ रीडिंग होके अप्रूवल होना है। तो रेगुलेटरी सेक्टर की कुछ, मतलब दुनिया भर का कंप्लायंस है। अब एक इंटर्न आके एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमको स्क्रैच से सब कुछ बता दो जो ट्रांजैक्शन 6 महीने से चल रहा है। तो वो एसोसिएट के प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, इंटर्न्स हर महीने आ रहे हैं, तो नए इंटर्न्स ज्वाइन हो रहे हैं। तो अब आप एज ए इंटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमको बता दो हमको इंटरेस्ट कैसे आ रहा है, आप हमको पूरी कहानी बताओ, और काम का प्रेशर ज्यादा है। तो ये जो दोनों बैलेंसिंग आउट है, तो ये मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन शायद इनिशियली नहीं होना चाहिए। मतलब इनिशियली क्या होगा कि आप नए इंटर्न जुड़े हो, तो अगर एसोसिएट को लगेगा कि हाँ यार मेरा काम इसमें आसान हो सकता है, तो दे विल गिव यू अगेन अ स्मॉल रिसर्च वर्क, या फिर वो प्रोपोर्शन बताएंगे जो कि उस समय रिलेवेंट होगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई है कि हमको पूरा बता दिया जाए, हमको कॉन्फिडेंशियल कामों में इन्वॉल्व किया जाए ताकि मजा आए, मतलब हमको भी थोड़ा सा फील आना चाहिए कि हाँ हम भी कोई बड़ा मैटर कर रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी इंटर्नशिप इतनी मेहनत से लगी और पूरा महीना भर वी एंड अप सर्चिंग केस लॉज एंड छोटे छोटे प्रोपोजिशन, तो फील कैसे आएगा। ये जो ये जो मुझे लगता है कि ये जो एस्पेक्ट्स है ना कि आपकी जो इस तरीके की थिंकिंग जा रही है वो बहुत गलत हो जाती है। बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड विथ मी इज कि आप जब सिंसियरिटी के साथ काम करते हो तो आप रिस्पॉन्सिबल मान लिए जाते हो। तो जब आप रिस्पॉन्सिबल मान लिए जाते हो तो ऑटोमेटिकली एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस, तो आपको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला थोड़ा सा अच्छा काम मिलने लग जाता है। अब आई थिंक दैट कि कोई भी काम अच्छा बुरा नहीं होता, मतलब यू कैन नॉट से टू अ पार्टनर कि आप या फिर कोई भी एसोसिएट की कि ये काम बड़ा या छोटा है। मतलब ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट इन्वॉल्विंग यू इन द सेंस कि दे विल गिव यू गुड डिटेल्ड ब्रीफ। तो आपको एक सेंस ऑफ लगता है कि हाँ अच्छा बड़ा ब्रीफ मिला है, तो दिस रिसर्च कैन बी डन इन वेरियस एस्पेक्ट्स, एक अच्छे अलग अलग पहलू के साथ में और डिटेल में इन डेप्थ जाके कर सकता हूँ। तो ये जो है ना कि इनिशियल स्टेज पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाना कॉर्पोरेट में, लिटिगेशन में भी आई वुड से कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि कोर्ट जा रहे हैं तो फाइल्स ही पकड़ रहे थे, या फिर सर ने तो ब्रीफ ही नहीं किया किस पे आर्ग्यूमेंट चल रही थी, हम इतनी सारी फाइल पढ़ने बैठे हैं, क्या सर बता नहीं सकते थे क्या 5 मिनट लगते बताने में। तो ये सारे जो जिसको बोलते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस है, दे बिकम वेरी आई वुड से दैट रॉन्ग डायरेक्शन, आपका एक रॉन्ग पर्सनैलिटी सामने वाले को शो होता है कि
तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें शायद नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मानस, क्योंकि मुझे आज तक ये लगता था कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि री इंटर्नशिप मतलब केवल ड्राफ्टिंग का काम उनको मिलना चाहिए। तो मुझे ये नहीं पता था कि जब वो बड़ा काम एक्सपेक्ट करते हैं तो बड़े काम से उनका मतलब होता है कि उनको इनसाइडर न्यूज चाहिए, थोड़ा सा मतलब हावी स्पेक्टर वाली फील उनको लेने का, या इफ नॉट हावी स्पेक्टर एटलीस्ट इफ लेट्स से द पार्टनर ऑफ द फर्म इज एक्टिंग एज द हावी स्पेक्टर, देन एटलीस्ट वो माइक्रोस बनना चाहने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन ये है कि हमें ड्राफ्टिंग वर्क मिले, अल्टीमेटली ड्राफ्ट क्या है, मतलब अल्टीमेटली ड्राफ्ट इज जो चीज आपने रिसर्च करी है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको एक प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई करके डिसेंट आर्ग्यूमेंट्स बना के आप एक ड्राफ्ट बनाए। राइट, दैट इज व्हाट ड्राफ्टिंग इज। किसी भी तरीके की ड्राफ्टिंग हो, चाहे वो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राफ्टिंग हो, चाहे आपकी प्रॉपर प्लीडिंग्स ड्राफ्ट कर रहे हो, चाहे बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहे हो, रिट पिटिशन ड्राफ्ट कर रहे हो, जिस भी तरीके के डॉक्यूमेंट आप ड्राफ्ट करेंगे, अनलेस एंड अनटिल आपको नॉलेज ऑफ लॉ है, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थर्ड इज क्लैरिटी ऑफ फ्लो ऑफ थॉट, कि किस तरीके से हम ये चीज एक्सप्रेस करेंगे। क्योंकि क्लाइंट जो हो, जैसे आपने कहा कि क्लाइंट बड़ा होता है, लेकिन आपने गलती से ये बोल दिया था कि डेडलाइन बड़ी होती है। बड़े क्लाइंट की डेडलाइन कभी बड़ी नहीं होती, वो और छोटी होती है, इसीलिए वो हाँ बड़ी फर्म्स में जाते हैं। एग्जैक्टली शायद मुझे लगता है कि हम्म, जितनी बड़ी फर्म है तो उतनी बड़ा छोटी क्लाइंट है डेडलाइन, उतना छोटा छोटा डेडलाइन है। डेडलाइन, तो हाँ। प्रेशर इसी बात का है कि वो छोटी डेडलाइन छोटी, में क्वालिटी का काम देना। हाँ, क्योंकि तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स में एक फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है ना, टाइम इज ऑफ एसेंस। तो आई या बिलीव कि यहाँ पे टाइम बिकम्स ऑफ अटमोस्ट एसेंस, इसीलिए वो उतना फिर प्रेशर उस तरीके से फ्लो डाउन होता है। पार्टनर को अगर 8 आवर्स में रिपोर्ट देनी है, तो एसोसिएट को 6 आवर्स में देनी होगी। उनसे नीचे जो जूनियर एसोसिएट है, उनको मे बी 4 आवर्स में, इंटर्न को मे बी 2 आवर्स में। तो उस तरीके से चीजें होती है। अच्छा, आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली, लेकिन इसमें मैं स्टूडेंट्स की साइड से भी जरूर एड्रेस करना चाहूंगा, बिकॉज when I was working in a law firm, or when I was there as interns also, there is one thing I've understood amongst us professionals, एक हमें भी बहुत बड़ी कमी होती है लॉयर फ्रेटर्निटी में, कि आर्ग्यूमेंट और पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत अच्छे होते हैं, बट कई बार शायद हम इतना ज्यादा काम में एंगेज हो जाते हैं कि हम थोड़ा बहुत, हमारी तरफ से भी ये गलती हो जाती है कि जूनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते। तो इट शुड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा। तो टॉप टू बॉटम है कि एज सीनियर्स भी हम कई बार ये थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कोशिश कर सकते हैं कि एक ब्लाइंड रिसर्च देने की जगह एटलीस्ट स्टूडेंट को थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें। तो स्टूडेंट भी, जो आप बोल रहे हो कि उनको वो जो थ्रिल और वो जो उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है, एंथुजियाज्म, जोश रहेगा कि मतलब पता चल रहा है क्या मैटर चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, बिकॉज दैट्स व्हाट गिव्स देम द एंथुजियाज्म ऑफ गेटिंग अप फ्रॉम द बेड नेक्स्ट मॉर्निंग एंड कमिंग टू द ऑफिस। ओके, सो मानस, आप फर्स्ट जनरेशन लॉ स्टूडेंट है? एग्जैक्टली हमारा फर्स्ट जनरेशन में है। अच्छा, तो एंड आप भोपाल से हैं, एक मेट्रो सिटी से भी नहीं है। तो Yeah. थोड़ा सा ब्रीफली अगर आप ये बताना चाहें कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टडी लॉ, एंड आप कैसे भोपाल से देहरादून पहुंच गए हैं? तो लॉ को लेके ना हमेशा से मतलब मेरा एक स्कूल लेवल से ही एक जिसको बोलते हैं कि एक इंटरेस्ट एरिया डेवलप हो गया था 11th 12th के आसपास, बिकॉज आई यूज टू वॉच लॉट्स ऑफ न्यूज चैनल्स, क्योंकि इंग्लिश न्यूज चैनल्स को देखने का जो हमारे फैमिलीज में ना एक वो होता है कि न्यूज चैनल देखना है तो इंग्लिश अच्छी होगी, वो कैब अच्छी होगी। तो वो इंग्लिश न्यूज को सुनते सुनते ना मेरे को ये बहुत फैसिनेट करती थी न्यूज की, कुछ भी लीगली जो हो रहा है हमारे सोसाइटी में, समाज में जो भी इस तरीके कुछ हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, वाई देर शुड बी समथिंग एल्स। मेरा बहुत सारे ओपिनियन होते थे पर्सनली उन चीजों को लेके। मतलब कई बार ऐसा होता था कि एक कि भाई काउ शुड बी, वाई बीफ शुड बी बैंड। तो मेरे को ऐसा लगता था कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना। तो मेरा इस तरीके से हमेशा से ना एक सेकंड थॉट ऑफ ओपिनियन रहा है। तो लीगल न्यूज और लीगल जिसको बोलते हैं कि लीगल फ्रेटर्निटी हमेशा से ना मुझे एक इंस्पिरेशन मिली है। प्लस एक इमोशनल रीजन भी था कि लॉयर्स आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द सोसाइटी। मतलब अगर आपको लॉ पता है तो आप मतलब नोबडी कैन टेक अनड्यू एडवांटेज, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ लॉ बैकिंग। मतलब आप कहीं भी चले जाओ, यू फॉर्मिंग अ कंपनी, you need a legal backing. You are forming a partnership, you cannot form a legal partnership. So everything in a society has law aspect involved in it. Secondly, law as a career has anonymous scope of learning. It's a continuous process. मतलब आने वाले टाइम में, जब मैं स्टार्ट किया तब लॉ इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही थी। मतलब कोचिंग क्लासेस और
AIR रैंक 1, वो भी एक एस्पेक्ट था जो कि न्यूज में अचानक से, जैसे आईआईटी का एक वेव आया था, मेडिसिन का एक वेव आया था, लॉ का उस जमाने में काफी स्टार्ट हुआ था वेव आना, तो वो एक एड ऑन फैक्टर मुझे लगता है कि वो एक एक ऐड हुआ मेरे पर्सपेक्टिव को लेके। तो मतलब आई वाज वेरी क्लियर कि भाई, आई वाज विद कॉमर्स बैकग्राउंड, तो आई वाज वेरी क्लियर कि आई विल नॉट गो विद सीए, आई विल नॉट गो विद सीएस, आई विल नॉट गो विद बीकॉम का कुछ, मतलब आई विल डेफिनेटली गो विद दिस करियर ऑप्शन। या तो आप देहरादून कैसे पहुंचे फ्रॉम भोपाल? तो मैम, देहरादून का ये था कि यूपीएस वाज वन ऑफ द कॉलेज जो कि मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में था कि दिस हैज टू बी डन। तो सीलैट क्लैट का एग्जाम था, वो भी दिया मैंने, बट अनफॉर्चुनेटली माय रैंक वाज नॉट दैट इनफ कि आई कुड डेफिनेटली लैंड अप इन अ गुड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो यूपीएस वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट वाज अ गुड डिसेंट कॉलेज, and family relations also play a very important role because फैमिली के कुछ रिलेटिव्स का के इन टच में जो लोग रहते हैं, वो भी कई बार कि हाँ वो कॉलेज अच्छा है, हमारा बेटा भी वहां से जज बन गया है, तो वो भी एक एड ऑन फैक्टर हो जाता है। तो फैमिली भी थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाती है कि अरे यार, हाँ वहाँ की पढ़ाई अच्छी होगी तभी वो जज बना हुआ। तो दिस इज हाउ वो जुड़ता चला गया, डॉट डॉट, और आई एंड अप गिविंग दैट एग्जाम, और फिर फाइनली गॉट सिलेक्टेड, एंड दिस इज हाउ लॉ स्कूल जर्नी बिगैन। राइट। सो मानस, आपकी फर्स्ट कॉर्पोरेट इंटर्नशिप, बिकॉज आपने स्टार्टिंग में बोला था कि अपना सीवी बना के रखो एंड बिग फर्म्स में जाने से पहले आपके कुछ कंपोनेंट सीवी में होने चाहिए कॉर्पोरेट के। बच्चों का सबसे बड़ा रोना यही होता है कि वो पहली इंटर्नशिप कैसे मिले, मतलब वो कंपोनेंट, क्योंकि हर कोई ये बोलता है कि आपने इससे पहले क्या किया था। बट what is the first step you took that helped you in creating that base for yourself, जहां से ऊपर आपको पता था कि अब लैडर चढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा? वो फर्स्ट एंट्री जो आपकी कॉर्पोरेट में थी, वो कौन सी थी और वो आपने कैसे सिक्योर करी? Sure. तो मैं वही बोलूंगा कि क्लैरिटी ऑफ थॉट ऑलवेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मतलब मेरी स्टार्टिंग की इनिशियल फर्स्ट 3 इंटर्नशिप जो थी वो लिटिगेशन बेस्ड थी, तो आई यूज टू बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन लिटिगेटिंग फॉर्म्स, और मेरी इंटर्नशिप्स भी मैंने उस हिसाब से की थी कि मैं इसी में जाऊंगा, डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन में। देन इन बिटवीन दिस कोविड हैपेंड। कोविड में क्या हुआ कि वेबिनार का अचानक से कल्चर स्टार्ट हुआ, कि बहुत सारे वेबिनार्स आ रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे आ रहे हैं, अलग अलग प्रैक्टिस एरिया पे आ रहे हैं, ये सेक्टर बूम कर रहा है। तो दिस इज हाउ आई नो कि भाई, ट्रांजैक्शन वर्क होता है, बीच में कॉन्ट्रैक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करके फिर डिस्प्यूट होता है। तो एक फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप जो है कि ट्रांजैक्शनल वर्क्स जहां हो रहे हैं, मतलब M&A ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यहाँ भी बहुत सारा काम इन्वॉल्व है। मतलब कंपनीज जब पिक्चर्स में आती हैं, तो फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी से लाके एवरीवेयर देयर इज अ पेपर वर्क इन्वॉल्व। सो दैट इज वेयर कॉर्पोरेट लॉ कम इनटू पिक्चर। तो मेरी जो एक, मतलब मैं तो इन जेन्युइन ऐसी सर्च कर रहा था कि व्हाट होता क्या है भाई, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है, कि मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है तो व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड रीडिंग अप कि भाई दिस इज हाउ कॉर्पोरेट लॉ का ये पिक्चर। बिकॉज अर्लियर मैं सोचता था कि कॉर्पोरेट लॉ कुछ नहीं, सेम ही है, मतलब सब कुछ सेम है, सेम सा है, मतलब कोर्ट ही है, कोर्ट में ही कॉर्पोरेट लॉ आता है। तो वही क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है वो फिर पढ़ा, उसमें ये था कि यू हैव टू रीड अ लॉट, मतलब यू हैव टू रिसर्च अ लॉट। तो दिस इज हाउ स्लोली स्लोली आप फिर क्या करते हो कि पढ़ते हो तो इंटरेस्ट एरिया डेवलप होता है, आप फिर जाते हो कि कॉर्पोरेट लॉ की फॉर्म्स कौन से हैं, उनकी वेबसाइट खोलते हो, उनके प्रैक्टिस एरियाज कौन कौन से हैं, तो आपको पता चलता है इसमें कोड तो कुछ है ही नहीं। M&A, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, प्रोजेक्ट फाइनेंस, बैंकिंग फाइनेंस, कैपिटल मार्केट, कंपटीशन लॉ, टैक्सेशन, IPR, रियल एस्टेट, फिर आपको पता चलता है अच्छा, ये प्रैक्टिस एरियाज हैं। फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस एरिया आप खोल के देखते हो कि अच्छा इस प्रैक्टिस एरिया में किस तरीके की प्रैक्टिस इन्वॉल्व है, लॉयर्स कैसे काम करते हैं। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि इंटर्नशिप, कॉर्पोरेट लॉ इंटर्नशिप में जाने से पहले आप खुद क्लियर हो जाओ कि कॉर्पोरेट लॉ किस बारे में है, क्या होता है काम। तो फिर एक क्लैरिटी आपको ये रहती है कि आप गलत उम्मीद नहीं करोगे। फिर आप उससे पैरेलल चीज ऐड ऑन करते हो कि किस तरीके की एक्सपेक्टेशन होती है एक लॉयर की M&A फील्ड में, मतलब कौन सी स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है। फिर आपको कॉर्पोरेट जॉब से पहले इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, तो अगेन रिसर्च, रीड एंड गेन इट। तो ये प्रोसेस हुआ मैम कि मैं रीड करता गया, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मेरे को ये चीज रियलाइज हो गई थी कि मेरी लिटिगेशन इंटर्नशिप्स हैं, कॉर्पोरेट में डायरेक्टली नहीं मिलेगी। तो मेरा प्रोसेस बहुत सिंपल सा था कि मेरे पास 6 से 8 महीने का टाइम था, तो स्लॉट मैंने बहुत क्लियर कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि पहले से स्लॉट बुक होते हैं, क्योंकि आपसे पहले भी लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो उनको बाद का मिला, तो आपको अगर बाद का चाहिए तो आपको फिर से पहले से अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो साइकिल में आने के लिए
अगेन आई वुड से दैट आप अपने इंटरेस्ट एरिया पहले डेवलप कीजिए, डेवलप इन द सेंस कि आपको कौन से प्रैक्टिस एरिया में जाना है। क्योंकि कई बार आप सब्जेक्ट में लिखते हो ना कि अप्लाइंग एट एमएनए, है ना, अप्लाइंग इंटर्नशिप एट एमएनए, तो एचआर के लिए बहुत क्लियर हो गया कि अच्छा दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट कैंडिडेट फ्रॉम दिस कॉलेज रिक्वायर्स दिस, इस मंथ की इंटर्नशिप इस महीने में इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस एरिया में, वो जॉट डाउन कर लेंगे अपनी डायरी में। तो वो क्लैरिटी वहीं से दिखने लग जाती है। कई बार क्या होता है कि मेरे साथ भी कुछ दोस्त है, वो अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप इन अ कॉप, बस सिंपल समय कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, वो ईमेल भी नहीं खोलेगा। तो वो जैसे 100 ईमेल आए तो उसमें से एक ईमेल पे लिखा होगा अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इन एमएनए टीम। तो वो देख लेंगे अच्छा जुलाई के महीने में मेरे पास स्लॉट है क्या, हाँ है, एमएनए टीम में हाँ दे दो, मतलब एक वो एक स्टेप आ गया कि हाँ खुल गया आपका ईमेल। फिर उसमें क्वालिटी कंटेंट है कि भाई आपको वो फिर उसका वो मैट्रिक्स है कि क्या बोलते हैं, एक तरीके, एक हर चीज का कायदा तरीका है कि किस तरीके से आपको अपने आप को ट्रेन करना है, सीखना भी है कि एक अच्छा कवर लेटर कैसे लिखते हैं, कौन सारी कैसे प्रोफेशनलिज्म अपना शो करना है। सीवी में भी वही, एमएनए के लिए अप्लाई करना है तो एमएनए की रिसर्च, ठीक है इंटर्नशिप नहीं, रिसर्च पेपर ही लिख दो। मूट कोर्ट चल रहा है, मूट कोर्ट नहीं हो सकते एमएनए को लेके, कॉर्पोरेट एनयूजीएस का बहुत फेमस कॉर्पोरेट लॉ होता था मूट कोर्ट, मैं आई कुडंट गेट दैट, मैं बहुत चाहता था मैं वो करना, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो कई बार ऐसे सोचते हैं, कंपटीशन में बहुत सारे लोग मूट कोर्ट्स करते हैं ये दिखाने के लिए कि उनका इंटरेस्ट एरिया कॉर्पोरेट लॉ में है। तो आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो, आर्टिकल्स लिख सकते हो, टाइमली आप फिर फॉरवर्ड करो ईमेल। तो कई बार ऐसा होता है कि टाइम लगता है, तो टाइम लग सकता है, डेफिनेटली एग्री, बट मतलब जिसको ऐसा बोलते हैं कि दिस इज टोल्ड बाय अ वेरी सीनियर एचआर ऑफ अ वेरी गुड फॉर्म, उन्होंने बोला कि विल कैच यू टू वर्क गुड, create the substance, create the good CV, will get will get hold of you। तो ये सारी चीजें ना, प्रॉब्लम बस यही है कि ये इतना सब कुछ, ये जो मैट्रिक्स है ना ये कर नहीं पाते, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है। तो अगर एग्जीक्यूशन होता है तो डेफिनेटली वो जो है ना वो स्ट्रगल शिफ्ट होता है कि भाई इंटर्नशिप मिल रही है। राइट। लंबा प्रोसेस है बट है, मतलब एग्जिस्ट करता है कि चीजें हो जाती हैं पॉसिबल। राइट। सो मानस, आपने टीयर वन फर्म्स में इंटर्नशिप्स करी हैं नाउ। जी। आपने अपने दिमाग से कब निकाला, या फिर क्या आपके दिमाग में कभी था ही नहीं वो एनएलयू नॉन एनएलयू का गैप, या फिर पहले था और आपने निकाला, तो किस तरीके से आपने वो चीज निकाली एंड किस तरीके से आप बाकी चीजों में फोकस करने लगे? मैम सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें रियलिटी को कि आप एक नॉन एनएलयू के स्टूडेंट हैं, तो उतना आसान हो जाता है, बिकॉज फिर आप शायद दुखी नहीं रहते उस चीज को लेके कि यार ठीक है अब ये एक लॉ स्कूल की जर्नी आपने स्टार्ट कर ली है, अब इसमें ही अच्छा करना है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा लिखा नहीं है किसी किताब में कि भाई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के बच्चे ही सक्सेसफुल होते हैं। तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि यू हैव टू, जिसको बोलते हैं कि वो डेवलप करना पड़ता है एटीट्यूड ओवर द इयर्स, एक अपने अंदर एक पर्सनैलिटी में बदलाव लाना पड़ता है बाय इन्वॉल्विंग इनटू वेरियस एक्टिविटीज। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि आप वो एटीट्यूड डेवलप करोगे, वो स्किल्स डेवलप करोगे, तो यू विल सो आप बीज बोते हो तो देन दैट सीड इज गोइंग टू फ्रक्टिफाई। तो 10 years डाउन द लाइन, 1 year डाउन द लाइन, द सक्सेस विल नॉट इमीडिएटली कम टू यू, बट आ जाएगी। तो एनएलयू और नॉन एनएलयू का जो एक डिफरेंस है, मतलब हाँ मैं बोलूंगा कि अंतर है, मतलब कुछ एस्पेक्ट्स में डेफिनेटली अंतर है, पर वो अंतर इतना भी बड़ा नहीं है कि वो आप नहीं ले सकते हो, मतलब वो जो लीड है आप नहीं ले सकते हो। तो वो आई गेस एक टाइम बाद ना एक एक आपको खुद से अंदर से एक वो रियलिटी को ना एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो और उसमें मुझे लगता है एंथुजियाज्म प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब आप चीजों को लेके जितना अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। तो राइट, या सुपर। सो मानस, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको सुनने में, क्योंकि यूजुअली हम ये चीजें बोलते हैं, बट यही चीजें कोई स्टूडेंट से सुनने में, लाइक यू हैड सो मच ऑफ क्लैरिटी ऑफ नॉट इन ओनली इन टर्म्स ऑफ योर ओन थॉट्स, बट ऑल्सो ऑफ कॉन्सेप्चुअल रियलिटी कि अभी दुनिया में क्या हो रहा है इन किस तरीके से चीजें एक्सपेक्टेड है। तो अगर मानस, आपने कहाँ कहाँ टीयर वन फर्म्स में इंटर्नशिप करी, एक बार आप वो बता दीजिए, एंड आपको किस तरीके का वहाँ काम मिला? श्योर। सो मेरी फर्स्ट कॉर्पोरेट इंटर्नशिप जो थी वो एल पार्टनर्स में थी, विच वॉज फॉर्मली नोन एज लूथरा एंड लूथरा। सेकेंड मेरी कॉर्पोरेट इंटर्नशिप थी वो सिरिल अमरचंद मंगलदास में थी। तो यही दो मेरी कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स रही हैं। चूंकि मैं फोर्थ फिफ्थ ईयर में था तो आई वाज मोर फोकसिंग ऑन कॉल बैक, मतलब रादर गोइंग टू वेरियस फर्म्स, आई शुड वर्क परफॉर्म वेल। और इंटर्नशिप्स को मैं इसी तरीके से देखता था कि
इंटर्नशिप्स आर, मतलब इनिशियली फोर्थ फिफ्थ ईयर में शायद मुझे लगता है ऐसा देखना फायदेमंद होता है कि इंटर्नशिप्स आर मोर फॉर अ परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस आप तभी कर पाओगे जब आप चीजों की आपको समझ होगी, क्लैरिटी होगी, स्किल्स होंगी, अच्छे से कैसे रिसर्च करना है, कैसे प्रोपोजिशन को सुन के सेग्रीगेट करके ब्रेक डाउन करना है और चीजें आसान करनी है अपने लिए। क्योंकि जब आप अपने लिए चीजें आसान करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे से उसको कम्युनिकेट कर पाओगे एसोसिएट को, जो जिसने आपको दी है रिसर्च। तो ये दो जगह मेरी इंटर्नशिप्स थी। और यहाँ पे काम जो है, चूंकि आई वॉज मोर इन टू M&A, PEVC, तो यहाँ पे जो काम होता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल काम होता है, क्योंकि बड़े बड़े मर्जर्स हैं, बड़े बड़े जॉइंट वेंचर्स आर कमिंग टू पिक्चर। तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है। चूंकि फर्स्ट इंटर्नशिप जो थी मेरी ऑनलाइन ही हुई है, तो ऑनलाइन उस टाइम पे इतना जल्दी प्लेटफॉर्म बेस नहीं तैयार हुआ था। तो ज्यादा चीजें आपको शेयर नहीं हो सकती थी। तो व्हाट लॉयर्स यूज टू डू इज वो आपको अच्छी रिसर्च देते थे। रिसर्च के अलावा आपसे कई बार एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप थोड़ा बहुत समरीज बनाने का काम करो, डिलीजेंस में उनकी मदद कर सको जितना हो सके। बट वो भी फिर एक स्टेज के बाद ही मुझे मिली, मतलब इनिशियली नहीं कि अचानक से मिलने लग गई। तो ये आई थिंक M&A में बेसिकली यही था, क्योंकि वो ऑनलाइन का टाइम था, ऑनलाइन का जो स्पेसिफिक टाइम था। तो वहां पे ये एक फेज देखने को मिला कि काफी सारी चीजें बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी इंटर्न्स को लेकर। जब आप फिजिकली जाते हो तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि काफी ओपन हो जाता है, बिकॉज कई बार क्या होता है, ब्रीफिंग आसान हो जाती है, आपको फाइल्स दे दी जाती है कि आप पढ़ लो, क्योंकि फिर आप उनको लौटा दोगे। शेयरिंग इज नॉट, जिसको बोलते हैं, इतना आसानी से नहीं होता। और लूथरा में इंटर्नशिप का मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा कि क्या होता था कि वेबिनार्स का कल्चर था। तो आप जब क्या करते हो, वेबिनार्स बहुत सारी हो रही थी, तो आप वेबिनार ज्वाइन करते हो, वहां पे Tier 1 फर्म्स के पार्टनर्स आते हैं, प्रिंसिपल एसोसिएट्स आते थे, तो वो कंडक्ट करते थे। तो जैसा मैंने एंथुजियाज्म के बारे में बताया कि एंथुजियाज्म आप जब सामने वाले को भी दिखाते हो ना, तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। तो वेरी बिग पार्टनर और बहुत ही रेप्यूटेड प्रैक्टिस एरिया में थे वो, ही वॉज टेकिंग अ वेबिनार, एंड वो वेबिनार के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग फॉलो अप करें रेलेवेंट। तो आप उनसे रिलेवेंट चीजें पूछते हो, और मुझे ऐसा लगता है आप जब भी पूछ पाते हो जब आपको पता होता है उसके बारे में। बिकॉज कई लोग उनको मैसेज करेंगे, कई लोग ईमेल्स करेंगे, पर सबका आपको जवाब नहीं देंगे। जिस बारे में उन्होंने डिस्कस किया है, जिस बारे में उनने सेशन लिया है, उसका आप जिसको बोलते हैं ना कि आपने अगर रिसर्च की है, तो आप उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जो उनको भी लगेगा कि हाँ यार मुझे तो पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप ईमेल्स लिखते हो उनको, तो आप एंथुसियाज्म दिखा रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को भी मेहनत करनी पड़ती, दिस गाय इज सिंसियर। दिस इज हाउ यू नो ब्रेक दैट, जिसको बोलते हैं ना, सर्कल। अब ये कोई NLU और नॉन NLU का कोई बच्चा नहीं, उनको क्या लेना देना, कोई कोई बच्चा पूछ रहा है। तो यू स्टार्टेड डिस्कसिंग थ्रू ईमेल्स। तो दिस इज हाउ यू कनेक्ट। फिर आप ओवर द टाइम जो है आप अपनी सिंसियरिटी इनको दिखाते हो कि यार हाँ सर, फिर आप धीरे से रिसर्च के बारे में बात करते हो, पेपर के बारे, फिर वो खुद बताएंगे आपको कि यार इस एस्पेक्ट में नहीं, इसमें देखो, इसमें अमेंडमेंट आई है, इस पे एक अच्छा पेपर लिख सकते हो। तो फिर धीरे धीरे दिस इज हाउ यू ब्रिंग द कनेक्शन एंड डेवलप दैट रैपो। और फिर धीरे से आप अपनी बात रखते हो कि आई एम इन दिस ईयर, और मुझे ऐसा लगता है कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ कॉर्पोरेट को लेके, आप बताइए कि क्लैरिटी कैसे आएगी। दिस इज हाउ यू ब्रिंग अप, एंड यू, दैट इज हाउ आई लैंडेड अप गेटिंग अ Tier 1 फॉर्म इंटर्नशिप इन स्पाइट ऑफ कमिंग फ्रॉम अ नॉन नेशनल यूनिवर्सिटी। तो मुझे तो ऐसा लगता है मैम कि इट्स नथिंग, मतलब आप अगर अच्छा काम करोगे और आप अगर अच्छे हो चीजों को लेके, मतलब काम को लेके, पीपल विल होल्ड यू, पीपल विल नॉट लेट यू गो। तो बस या आपने एक क्वालिटी पे बहुत ज्यादा तब से फोकस किया है, विच इज सिंसेरिटी। बट कहीं ना कहीं अपनी ये लूथरा की स्टोरी में आपने बहुत सारी और क्वालिटीज को भी रिफ्लेक्ट कर दिया। पहला चीज आपने बोला कि मैंने ईमेल के थ्रू कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करी, एंड दैट इज समथिंग विच इज नेटवर्किंग। हमारे जनरेशन में मैं एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखती हूँ स्टूडेंट्स में, एक हेजिटेशन रहता है नेटवर्किंग के लिए। दे एक्सपेक्ट कि कोई एक तरह से थाली में सजा के दे दे, स्पून फीड कर दे, हैंड होल्ड कर दे, राइट। बट हमारा जो लॉ का फील्ड है वो एक तरह से हंटिंग बिजनेस है। आपको जब एक क्लाइंट मिलता है, आपको नहीं पता वो कितने टाइम तक रहे, बट वही आपका फूड का, सैलरी का स्कोप होता है। तो जितना ज्यादा आप नेटवर्क करेंगे उतना ज्यादा आपको और क्लाइंट्स मिल सकते हैं, राइट। तो एग्जैक्टली। अगर लॉन्ग टर्म में काफी फर्म्स में ये चीज होती है कि लोग रिटेन पार्टनर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इक्विटी पार्टनर बनते बनते उनको एकदम मतलब बहुत लंबा टाइम लग जाता है। एंड कहीं ना कहीं वो इसीलिए होता है क्योंकि उनको सर्विस टू द क्लाइंट बहुत अच्छे से आती है।
बट नेटवर्किंग उतने अच्छे से नहीं आती, और कितना वो कांटेक्ट बना सके ताकि नए क्लाइंट्स ला सके। एंड एक्विटी चाहिए फर्म की, तो डेफिनेटली आपको भी फर्म को कुछ एडिशनल देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ जस्ट वर्किंग ऑन द मैटर्स। तो एक ये स्किल आपने बहुत अच्छा मतलब अपने लॉ स्कूल से ही फेज से ही डेवलप करना शुरू किया कि नेटवर्किंग। तीसरा चीज अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, कि सही टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी देखी, क्योंकि आपका पैंडेमिक बैच था एंड उस बैच में बिग फर्म्स में जिन लोगों की इंटर्नशिप्स भी कंफर्म थी उनको भी क्लैरिटी नहीं थी कि वो अभी ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उस टाइम पे जब वेबिनार्स का कॉन्सेप्ट आया था, आपने एक नई अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट करी कि ईमेल के थ्रू, कॉन्वर्जेशंस के थ्रू यू वर एबल टू कन्विंस देम। एंड एक चीज मुझे मानस आपकी और भी अच्छी लगी थी, थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि जब आप लॉ चूज करना चाह रहे थे एज अ सब्जेक्ट, तो एक एक चीज जो आपने डिसीजन मेकिंग फैक्टर था वो ये था कि आपकी क्यूरियोसिटी टू लुक फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द सिचुएशन। वो पर्सपेक्टिव बिल्डिंग जो है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर कोई मुझसे पूछता है कि एनएलयूज और नॉन एनएलयूज में अलग क्या है, जो आप बोलते हो डिफरेंस है, वो बस एक डिफरेंस है, वो यही है कि एनएलयूज आपको इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि आप दुनिया को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कीजिए। आजकल 2D 3D 5D 7D कितने डीज की डायमेंशंस की दुनिया शुरू हो चुके हैं। तो उसमें वो एक चीज रखना कि हाँ, सिचुएशन को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखना। एंड ये किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, बिकॉज कई बार ऐसी प्रैक्टिकल फील्ड में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे क्लाइंट की जो क्वेरी होगी वो आपको ऐसे लगेगा कि डेड एंड पे आप पहुंच गए। स्पेशली एट इंटर्न स्टेज हमें कई बार लगता है कि जब हमें सीनियर रिसर्च देते हैं कि यार हम डेड एंड पहुंच चुके हैं, इसके आगे कुछ है नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है, व्हाट डू वी डू। एंड उस टाइम पे अगर आप खुद को एक थोड़ा सा एक बैक सीट पे रख के सिचुएशन को एक मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें, कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स आपने कॉलेज में पढ़े उनको अप्लाई करके देखना की कोशिश करें, तो शायद कहीं ना कहीं एक आंसर डेफिनेटली मिल जाए। राइट। सो मानस, इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन सो फार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए आई हैव बीन लाइक ट्राइंग टू आस्क यू मोर क्वेश्चंस, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल बेनिफिट फ्रॉम दिस कॉन्वर्जेशन। सो लूथरा एंड सिरिल में आपने ऑलरेडी कैम में इंटर्नशिप करी थी, तो हाउ डिड वाईएलसीसी हैपेंड? हाउ डिड यू लैंड अप हियर इन माय क्लास वन डे, सडनली आस्किंग मी क्वेश्चंस ड्यूरिंग माय इंटरव्यू सेशन? या मैम, सो जैसा कि आपने नेटवर्किंग के बारे में बताया, तो नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म्स चूंकि हैं और हम सबको पता है कि नेटवर्किंग के जो बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आजकल के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहां पर होना पड़ेगा। ना केवल आपको वहां होना पड़ेगा, एक्टिवली आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है उस पर्टिकुलर, आप जिस फ्रेटर्निटी में हो, उस फ्रेटर्निटी की सबसे ऑथेंटिक जो न्यूज है वो आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे मिलेगी? नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे। तो वहां पे मैम आपका प्लेटफॉर्म जो था वो काफी ज्यादा अवेयरनेस के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं ना कि लोगों की असमंजस कैसे हटाई जाए उसके बारे में था। तो दिस इज हाउ आई एंड अप रीडिंग दैट पोस्ट कि एक ट्रेनिंग सेशन है। और मुझे ऐसा लगा कि इस ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करके मेरे को काफी मदद मिलेगी मेरे पर्सनल करियर। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमको काफी कुछ आ गया, हमको क्लैरिटी मिल गई है, मतलब और चूंकि मैं लॉ स्कूल में ही था उस समय, तो मुझे मेरे को ये, मैं नहीं चाहता था कि मैं अचानक से वो चने के झाड़ पे चढ़ जाऊं कि मुझे तो भाई सब आ गया, मैंने अच्छी इंटर्नशिप्स कर ली है, तो बस अब तो मुझे ट्रेन होने की जरूरत ही नहीं है। तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो और चूंकि मैम आपका तो मैं पहले से भी जानता था कि आपको अभी ना फैंटास्टिक ट्रेनर, हमेशा से आपका एक एक फैन फॉलोइंग हमेशा से मैंने देखी है आपकी ओवर द इयर्स जो बिल्ड हुई है। तो मैं हमेशा से जुड़ना चाहता था, और जुड़ने का मुझे कोई एक जरिया नहीं मिल रहा था कि कैसे जुड़ा जाए आपसे वन टू वन। और आपका जो ये सेशन, ये जिस तरीके से बिल्डअप हुआ है कि जिसमें वन टू वन मेंटरशिप सेशन, ट्रेनिंग सेशन, और जिसको बोलते हैं जो जो सेशंस की इंपॉर्टेंस है, जो ग्रो करने में बिल्डअप करेंगे, वो सब वाईएलसीसी में मिला। तो मेरे लिए तो वो सारे जो टिक 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 किए कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, हाँ ये तो करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये मुझे लगा, मुझे जैसी पोस्ट मिला और मुझे पता था कि डेट जाने वाले, मैं तो बस मैंने बोला कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, इसको ग्रैब करो किसी भी तरीके से एंड गेट इन टू इट। और उसका रिजल्ट ये था मैम कि मेरे को, मुझे ऐसा लगता था कि कुछ चीजों पर मुझे क्लैरिटी है, बट वाकई में और क्लैरिटी आ गई है। और जो मेरे मिथ्स थे वो और चेंज हो गए, बिकॉज रियलिटी में आप जब किसी अच्छे टीम के साथ पर्सनली ट्रेन होते हो,
तो आपकी भी बहुत सारी गलतफहमियां दूर होती हैं, आपकी भी एक्सपेक्टेशंस जो शायद कभी कभार हाई हो जाती हैं बड़ी जगह पे जाके, वो थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाती हैं। आप थोड़ा सा रियलिटी के पर्सपेक्टिव से देखने लग जाते हो। एंड जैसा आपने बताया, ये इंडस्ट्री बहुत ही ना टारगेट ओरिएंटेड क्लाइंट बेस्ड इंडस्ट्री और सर्विस प्रोवाइडर। तो उस एस्पेक्ट से भी मुझे लगता है कि मेरे को ना थोड़ी मेच्योर थिंकिंग आई है कि नहीं यार, और ये सब अगर आपका प्लेटफॉर्म और ये सेशंस नहीं होते तो शायद इतने कम टाइम में शायद नहीं आ पाती। और मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली एक एड ऑन फैक्टर मेरे प्रोफेशनल बिहेवियर में भी प्ले करेगा। तो या ओके। सो मानस, एचआर क्लास और टेक्निकल क्लास में से आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल क्या थी, एंड आपका एक इम्पोर्टेंट की टेक अवे अगर आप शेयर करना चाहें। दोनों, आई वुड से उनका कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब एचआर राउंड्स तो मतलब पहले मैं सोचता था कि एचआर राउंड्स तो क्या है, मतलब ये तो हो ही जाएंगे क्रैक। लेकिन जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिक्रूटर के द्वारा, हम उनको कई बार हल्के में लेते हैं कि हमारा ध्यान टेक्निकल चीजों पे होता है, बिकॉज ऑब्वियसली हम पढ़ के जाते हैं, मेहनत करते हैं। तो सीवी के क्वेश्चंस या फिर सीवी को पूरा पढ़ के जाना, रीसेंट न्यूज को पढ़ के जाना, तो हमारा ध्यान उस पर रहता है। लेकिन एचआर राउंड्स, मुझे ऐसा अब लगने लग गया है कि एचआर राउंड्स तो सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गए। बिकॉज कहानी वहां से स्टार्ट, बिकॉज इट्स अ कॉन्वर्सेशन हैपनिंग। और अगर आप जिसको बोलते हैं ना कि एक दिलचस्प साउंड नहीं कर रहे हो, जिसको बोलते हैं कि एक रैशनल आपके आपकी स्पीकिंग में और आपके थॉट प्रोसेस में नहीं मिल रहा है, तो वो नंबर काफी कट जाते हैं वहां पे, और वो दिक्कत हो जाता है। कई काफी सारे लोग शायद रिजेक्ट भी होते हैं इसी बेसिस पे कि टेक्निकल राउंड्स दे वेरी गुड, बट वो सेकंड प्रायोरिटी पे रख दिए जाते हैं। या फिर विल लेट यू नो के जो ये वन लाइनर्स आ रहे हैं आजकल की, जैसा पोलाइट वे ऑफ सेइंग नो। तो हमको कई बार लोगों को गलतियां भी पता नहीं चलती कि अरे यार ये गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमने उस एस्पेक्ट को ना, जिसको बोलते हैं कि इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू pursue law, why tier 1 firm, why don't you go to some tier 2 firm, they are also making money, they are also making money, why our firm? ये जो क्वेश्चंस हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। और प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं ना कि बिना गुरु के शिक्षा अधूरी है। तो तो गुरु का होना ना एक शिष्य की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एक गाइडेंस की जरूरत है, तभी आप एक एज ले पाओगे। तो एचआर राउंड तो जिसको बोलते हैं कि जिस तरीके से आपके सेशंस होते थे, और इतना लंबा समय दिया जाए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतना लंबा समय शायद कहीं नहीं दिया गया होगा, कि कहीं और जगह दिया नहीं जाता इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके। और अब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे आसान चीज हो गई मेरे लिए, बिकॉज आपको एक वो एक जिसको बोलते हैं ना कि कैसे, हाउ यू हैव टू गो, किस तरीके से आगे ले जाना है। तो वो बहुत मेरे लिए काफी आसान हो गया है उस चीज। पहले मेरे को काफी डर लगता था कि इसका भी क्या जवाब हो सकता है, अब इसका क्या जवाब दें। मतलब अब बता तो दिया, अब और कितना बताएं, मतलब मैं सोच रहा था कि क्या अब क्या। लेकिन और टेक्निकल राउंड्स का तो मैम डेफिनेटली ऑफ utmost इंपॉर्टेंस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम कितना कोई भी अगर कितना भी अच्छा हो जाए ह्यूमन इन सारी चीजों को लेके, जब तक आप इम्प्रेस तो दिमाग से ही करते हो सामने वाले को। तो जब तक आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा जो भी आपने लिखा है, मतलब ट्रू टू योर सीवी, तो रिक्रूटर विल थिंक कि हाँ मतलब ये बातें अच्छी कर लेता है, लेकिन शायद इसको नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जो हम देख रहे हैं। कि एक फ्रेशर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको बेयर मिनिमम इतना आना चाहिए, वो नहीं है। अब वो बेयर मिनिमम की लिमिट ये है कि वो कितना भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि वो तुम किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो, सीवी में क्या लिखा है, स्पेसिफिक्स लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो ऐसे तो मतलब किसी को कुछ भी नहीं आता और किसी को सब कुछ आता है। तो बहुत ही डाइसी तरीके का आंसर है ये। तो टेक्निकल राउंड्स एट मोस्ट इम्पोर्टेंस, ब्रेक डाउन करना चीजों को, गहराई से समझना, पढ़ना, और बदलाव क्या हो रहे हैं प्रेजेंटली, उन सारी चीजों पर ध्यान देना। मुझे लगता है उसी पे उनका भी ध्यान रहता है, रिक्रूटर्स का भी ध्यान ये रहता है कि ठीक है सीवी तो तुम पढ़ के आओगे ही, विद इन 2-3 मिनट्स दे विल बी एबल टू जज कि हाँ इसको आता है सीवी से। एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको सीवी से आता है, लेट अस टेस्ट समथिंग डिफरेंट, क्या इसको ये आता है क्या। तो वो फिर प्रैक्टिकल चीजें पूछेंगे कि इंटर्नशिप में ये किया तो तुम्हें क्या लगता है, ये सही कर रहे थे तुम, सही जा रहा था, क्यों इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या। तो ये सारी चीजें जो है, ये फिर वो इंटरव्यू और गहराई में जाता है। तो वो आपके सेशंस में बताया गया है कि टेक्निकल राउंड्स को भी 1 2 3 कैसे आपको क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में। तो वही मतलब ट्रेनिंग, इट्स अबाउट ट्रेनिंग। आप जितना अच्छा ट्रेंड हो जाओगे उतना अच्छा करोगे। मतलब जिसको बोलते हैं नॉलेज विदाउट ट्रेनिंग इज अधूरा है, मतलब वो। तो मेरे लिए तो मतलब बहुत शानदार तरीके से काम की सारी चीजें। तो मानस, उसके बाद आपने
आपने बोला कि आपको दोनों सेशन से बहुत वैल्यू मिला, एचआर भी टेक्निकल भी, फर्स्टली थैंक यू फॉर दैट, आई एम ग्लैड यू एंजॉयड इट. बट आई रिमेम्बर यू वर सो एक्साइटेड अबाउट शेड्यूलिंग योर फर्स्ट वन ऑन वन कॉल. लाइक आपने बोला था कि मुझे तुरंत चाहिए, मतलब ग्रोथ कैंप खत्म होते ही जो फर्स्ट मैसेज आया था टीम के लिए कि मुझे तुरंत कॉल शेड्यूल करनी है, वो मानस की थी. सो व्हाट वर योर की टेकअवेज फ्रॉम योर वन ऑन वन कॉल्स? आई थिंक वी हैड 2 to 3 सेशंस. एक तो शायद मैंने हॉस्पिटल से भी लिया था, मेरी दादी जी हॉस्पिटल में थी एंड यू रियली वांटेड टू टॉक, एंड आई वाज नॉट इन अ पोजीशन टू कम बैक होम टू टेक द कॉल. सो वन ऑन वन से आपके क्या लाइक टेक अवेज रहे? वन ऑन वन से मैम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसमें ये टेक अवे हो जाता है कि एक जो मेंटर है वो आप पे पर्सनली ध्यान दे रहा है, और आई गेस वन ऑन वन सेशन जो है वो उसीलिए शायद आप लोगों की तरफ से लाया भी गया है कि एक जिसको बोलते हैं कि एक आपके बारे में आपकी जितनी भी क्वालिटीज हैं, इन द सेंस कि जो भी आपको गाइडेंस भी चाहिए है चीज़ों को लेके, या फिर जो भी आपको कंफ्यूजन है, वो वन ऑन वन क्लियर हो सके। शायद एक सेशन में जिसमें और लोग भी रहते हैं तो शायद इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्वेश्चन आंसर सेशंस भी हैं वो भी सॉल्व। तो मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑन वन सेशन से सबसे ज्यादा फायदा होता है कि मेरे पर्सनल जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, और उसमें कई बार आपकी तरफ से रहता था कि कोई टाइम की वो नहीं है कि आप तो क्वेश्चन को, मतलब द मेन सोल्यूशन शुड बी कि भाई आपको समझ आ जाए और आप क्लियर हो जाओ उस चीज को लेके। तो वन ऑन वन सेशन इज डेफिनेटली हेल्पफुल इन दैट। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारा कंफ्यूजन है। अब कोई वन ऑन वन सुनने के लिए नहीं है। मतलब हम बचपन में ऐसा सोचते थे कि कोई पर्सनल ट्यूटर का इम्पोर्टेंट रोल कहाँ आता था, कि पर्सनली आपको आके पढ़ाएगा, आपके डाउट को क्लियर करेगा और आपको सिखा के जाएगा। तो ये जो जो एक जो मॉडल है ना, ये बहुत ही एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी जब आप करियर के ऐसे पाथ पे हो, और मैं तो एक्साइटेड मैं इसलिए था बिकॉज टाइम वाज, उस टाइम पे टाइम इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो इंटर्नशिप अप्लाई करने में हो चाहे जॉब अप्लाई करने में हो। सही टाइम पे अप्लाई करोगे तो शायद टाइम से रिप्लाई आएंगे, एंड देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट यू may एंड अप इंटर्नशिप और जॉब। तो वो टाइम को लेके मैं बहुत पर्टिकुलर था। मुझे पर्सनली ऐसा भी लग रहा था कि क्या पता मैम फिर बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगी, तो शायद आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे जितना शायद तो मैं, मेरे दिमाग में वो सब था कि, तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, जितना जल्दी हो सके। और ये जो जो कंटिन्यूटी थी फ्लो की, वो ट्रेनिंग सेशन जिस हिसाब से शेड्यूल हुए थे, तो वो इन कंटिन्यूटी में अगर मैं वो सेशंस ले पाऊंगा आपसे वन ऑन वन, तो दैट विल बी ग्रेट। और उस समय मैं अप्लाई भी काफी सारी जगहों पे कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि वो गलतियां मैं शायद आगे ना करूं जहां मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो वन ऑन वन में मेरा डाउट क्लियर हो जाए। तो वन एंड वन सेशन इज, आई थिंक, कहीं प्रोवाइड ही नहीं होता इस तरीके से। नो बडी गिव्स दैट लेवल ऑफ टाइम, एंड दिस इज, अब मेरे को यही था कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का सबसे बेहतरीन जो चीज थी कि इसमें वन ऑन वन सेशन है। मतलब वन ऑन वन सेशन, आप अगर ट्रेनर के साथ, आपके साथ कोई बैठ के आपको कोई गाइड कर दे, आपकी गलतियां बता दे कि सीवी में इसको नहीं ऐसे लिखो, पर्टिकुलरली कुछ चीजों में बदलाव करवा दे कि इसको हटा के ऐसे करना है, व्हाट इज गुड फॉर लॉ फॉर्म, हाउ अ सीवी कैन इम्प्रेस किसी बड़े फर्म के एचआर को, किसी बड़े फर्म के पार्टनर को, तो वो एक इम्प्रेशन आप कैसे छोड़ोगे। तो ये सारी चीजें किसी भी बच्चे को, आई वुड से, मदद करेंगी। तो मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा मदद कर गई, और इसलिए आई वुड से कि मेरे जो रिजल्ट्स थे वो इसलिए कमेंडेबल हुए क्योंकि मेरे पे पर्सनली ध्यान दिया गया। तो जब आप किसी पे पर्सनली ध्यान दिया जाता है, अब मतलब मेरी प्रॉब्लम को कोई सामने वाला अपनी प्रॉब्लम समझ के समझाए, तो मुझे लगता नहीं कि वो प्रॉब्लम रह जाएगी, वो फिर सोल्यूशन ही होगा उसका। और वही हुआ मेरे साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, डूइंग सुपर, मतलब इस तरीके के सेशन डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प लॉट मेनी स्टूडेंट्स, लॉ ग्रेजुएट्स एंड पीपल इन द फ्रेटर्निटी। Okay, thank you so much, Manas. It was such a beautiful conversation. इतना ज्यादा आपने insights शेयर करे, and especially जब students ये सारी चीजें शेयर करते हैं, because as career coaches हम लोग तो on regular basis यही बातें बोलते रहते हैं, but students का ये चीज को समझना, उस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करना और फिर वो बाकियों के साथ शेयर करना, it was such a beautiful conversation. Thank you so much for taking out your time. वन लास्ट क्वेश्चन मानस, मुझे अभी याद है क्योंकि आपने बोला था कि आप फुटबॉल खेलते हुए दौड़ते हुए
आ रहे थे एंड लाइक यू सडनली बिकॉज यू हैड कमिटेड फॉर दिस कॉल। तो स्पोर्ट्स का कितना इंपॉर्टेंस रहा है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने फिर एक और चीज ये नोटिस की है कि जो नॉन एनएलयू के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ये प्रेशर हो जाता है कि नहीं, हमें केवल एकेडमिक्स या इंटर्नशिप्स के थ्रू ही खुद को प्रूव करना है, राइट? तो आपने अगर एक ही ओवरऑल अपना पर्सनालिटी मेंटेन करके रखी, पार्टिसिपेशन किया अलग अलग चीजों में, स्पोर्ट्स हुए चाहे मूड कोर्ट्स हुए चाहे जो भी अदर बाकी चीजें आपने करी, तो उनका आपकी पर्सनालिटी में, आपके सीवी में एंड एक तरह से आपके ओवरऑल प्रोफाइल में कितना कंट्रीब्यूशन था? उसका मैं एक एक शब्द में जवाब दूंगा। उसका जवाब है कॉन्फिडेंस। जब आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी हो जो कि आपके बॉडी के लिए, आपके करियर के लिए एक अच्छा साबित हो सकती है, तो उससे एक चीज़ तो डेफिनेटली बढ़ेगी, वो है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि ऐसा इनफैक्ट मुझे बहुत ही अच्छे किसी एडवोकेट ने बताया था कि आपको कुछ आता हो या ना आता हो, आपके पास कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए उस चीज को रखने का, उस चीज को प्रूव करने का। शायद सामने वाले को आपका कॉन्फिडेंस ही अच्छा लग जाए, उस भले वो गलत ही क्यों ना हो। तो मैं कॉलेज में मैं थिएटर भी करता था। मैं जब मुझे मौका मिलता था आई बिकेम अ पार्ट ऑफ डांस ग्रुप ऑल्सो। मैंने फिर अपने करिकुलर को लेके वुटिंग वाज वन पार्ट ऑफ इट, कंडक्टिंग इवेंट्स। मतलब बिकॉज उसमें आपकी मैनेजमेंट स्किल्स आएंगी, और इनफैक्ट आगे भी ये सारी चीजें बिकॉज काम आती हैं। बिकॉज कितना भी बड़ा क्लाइंट आ जाए, अगर आप अपनी टीम को मैनेज नहीं कर पा रहे कि किसको कितना काम देना है, किसको कैसे काम करवाना है, कौन सा बंदा किस चीज में अच्छा है, तो उसको मैं ये काम दूंगा तो जल्दी काम होगा, ये सारी जो स्किल्स हैं, ये सारे जो आपके ऑब्जर्वेशन हैं, ये एक दिन में बिल्ड नहीं हो सकते। तो ये ना वो बुनियाद उसकी बचपन से स्टार्ट हो जाती है। तो आप जब इवेंट्स कंडक्ट कराते हो कॉलेज में, मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई आपने छोटा सा इवेंट कंडक्ट करवा दिया, से फॉर एग्जाम्पल के लिए डिबेट या पार्लियामेंट्री डिबेट, मैं तो बोलता हूँ कि कोई डांस इवेंट ही डेक्स्ट्रा आपने कंडक्ट करा, स्पोर्ट्स का कोई फेस्ट ही करवा दिया, उससे होगा क्या कि आप बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होगे, आपको मैनेज करना पड़ेगा, हेड्स बनाओगे, आप रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाओगे कि वो इवेंट अगर सही से नहीं हुआ तो पीपल विल कॉट यू। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप फिर जिसको बोलते हैं सिंसियरिटी, हार्ड वर्क, वो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बैठेगा, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना है उसमें भयंकर तरीके से। और ये कॉन्फिडेंस आपका कहीं भी चले जाओ आप, ये तो मतलब ऐसा है कि एड ऑन फीचर है। और हॉबीज, आई थिंक सीरीज में मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे लोग हॉबीज नहीं मेंशन करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन शोकेसिंग योर हॉबी इफ यू आर ट्रू टू इट एंड इफ इट इज जेन्युइन। तो या मतलब कई बार क्वेश्चन उसमें से भी आ जाते हैं, और कई बार कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि अरे यार दिस गाइस इसमें भी है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले का इंटरेस्ट एरिया भी वही था और तुम्हारा भी इंटरेस्ट एरिया वो था, तो एक अच्छी जैमिंग बैठ जाती है। तो वो काफी, ये सारी चीजें एक्स फैक्टर की तरह काम करती हैं आपके प्रति। तो मैम, या ये सारी चीजें हैं। या आई ब्रीफली ऐड टू दैट, एक्चुअली हॉबीज क्या है, मानस जो इंटर्नशिप किया, जो बाकी चीजें करी, उनमें से काफी सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। लाइक एग्जैक्टली। हमें जो काम मिला हमने वो किया, लेकिन हॉबी एक हॉबी समथिंग जो हम खुद के लिए चूज करते हैं। या क्या चीज है जो मुझे खुशी देती है, हॉबी वही तो है जो हम अपने फ्री टाइम में कर सके। एग्जैक्टली। तो हॉबी एक ना एक तरीके से आपकी पर्सनालिटी में एक फ्लेवर ऐड करती है या कि व्हाट इज दैट न्यू फ्लेवर ऑफ योर्स। तो मुझे याद आया जब हम क्लैट की कोचिंग लेते थे तो करियर लॉन्चर में एक सर हुआ करते थे, वो ये बोलते थे कि देखो, कुकिंग, डांसिंग और रीडिंग ऐसे जेनरिक टर्म्स में अगर लिखोगे तो हर कोई बोलेगा ये तुम्हारी हॉबी नहीं है, तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसीलिए अगर हॉबी लिख रहे हो, कुकिंग लिख रहे हो, तो बताओ किस तरीके का खाना बनाते हो, इंडियन बनाते हो, इटालियन बनाते हो, स्पेनिश बनाते हो। रीडिंग लिख रहे हो तो बताओ किस तरीके की बुक्स पढ़ते हो, फिक्शन पढ़ते हो, थ्रिलर पढ़ते हो, बायोग्राफीज पढ़ते हो, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हो। सिमिलरली क्रिकेट, अगेन क्रिकेट में भी किस तरीके का आपका रोल लेते हो, तरीके से आप अपनी हॉबी से भी अपनी पर्सनालिटी का डिस्कशन कर सकते हैं। एंड जैसे आपने बोला, डेफिनेटली मैंने स्पेशली लॉ फर्म्स में तो बहुत देखा है कि आई डोंट नो व्हाई बट फुटबॉल ओवर क्रिकेट इज समथिंग, स्पेशली बॉम्बे में ज्यादा ट्रेंड रहता है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिल्ली। तो स्टूडेंट्स जिनके सीवीज में उन्होंने जो जेन्युइनली खेलते हैं, ऐसे नहीं कि इस कॉन्वर्सेशन के बाद अभी हर कोई अपनी हॉबी में फुटबॉल लिखे, बट या जो जेन्युइनली खेलते हैं वो लोग अगर फुटबॉल लिखते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि सामने वाले का कॉन्वर्जेशन उस तरफ चला जाता है कि अच्छा, हु इज योर फेवरेट प्लेयर, हु इज योर फेवरेट टीम, एंड इट्स अ गुड कॉन्वर्जेशन बिकॉज even though they are hiring good brains,
लाइक आपके फर्स्ट 1000 में से 50 फिल्टर हो गए, जैसे उनके पास 1000 एप्लीकेशन आई एक साल में, 50 उन्होंने फिल्टर कर दिए फॉर इंटरव्यू राउंड। आउट ऑफ दोस 50, 5 to 7 वो बहुत क्लियर कट शॉर्टलिस्ट कर देते हैं बेस्ड ऑन ब्रेन्स। अब ये जो 7 है, क्योंकि आप एचआर और टेक्निकल की बात कर रहे थे, 7 आपके शॉर्टलिस्ट हुए बेस्ड ऑन द टेक्निकल नॉलेज। इन 7 में से जो टॉप 1 और 2 होंगे वो फर्स्टली एंड फॉरमोस्टली आप उनकी पर्सनालिटी के बेसिस पर, जो कि कहाँ से आता है, एचआर पार्ट से। एंड हॉबीज इज समथिंग विच इज ऑल्सो कवर्ड इन द एचआर पार्ट, क्योंकि वो भी तो आपकी पर्सनालिटी में है। क्योंकि अल्टीमेटली ब्रेन तो चलो 4-5 लोगों में इक्वल हो सकता है, फ्रेशर लेवल पे बच्चों को ज्यादा नहीं पता होता, कॉलेज का थ्योरी पता है, तो फ्रेशर लेवल पे 19-20 का डिफरेंस भी आए चलेगा। लेकिन अगर किसी की पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, किसी की इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, किसी का जोश टाइप मतलब एकदम फन लविंग पर्सन है, और दूसरा है बिल्कुल कट थ्रोट वाला, बिल्कुल मतलब ग्रेड्स पे ही ध्यान था और कुछ किया ही नहीं, कभी ना दोस्त बनाया ना कुछ किया, तो उनको भी ये लगता है कि किस तरीके के इंसान के साथ हम अपनी टीम में काम करें, what kind of a personality are we hiring? And this is where it becomes very important to work on your personality, because सीखने के लिए सिखाने के लिए सीनियर सिखा भी देगा। फिर मेरी जो जॉब लगी थी, आई ऑलवेज शेयर दैट आई गॉट इट प्योरली बेस्ड ऑन एचआर राउंड। मेरा टेक्निकल राउंड ही नहीं हुआ, मुझे इनडायरेक्टली अंजन सर ने ऑफर ही दे दिया था, एंड आई न्यू वेरी कॉन्फिडेंट। आई केम आउट ऑफ द रूम एंड आई टोल्ड माई फ्रेंड्स कि he, without expressly saying I am giving you an offer, he had given me the offer, so I had told them कि हो गए। बट ऑन दी अदर हैंड मेरे से बहुत हाई सीजीपीए वालों का टेक्निकल राउंड भी हुआ, एंड सैडली दे कुडंट इवन जॉइन द फॉर्म। तो जब आप उस एकदम क्लोज फिल्टर लेवल पे पहुंच जाते हो, जब टॉप 4 टॉप 5 में से 1-2 को ही अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वहां पे आपकी पर्सनालिटी डेफिनेटली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। All right, Manas, thank you so much for your time. Have a great day, Yeah. and I'm pretty sure this video will be helpful to a lot of students who were under the impression कि NLU नॉन NLU का क्या डिफरेंस है। अभी जिन बच्चों का अगर नहीं होता है एडमिशन NLUs में, उनके पेरेंट्स को भी ये डाउट रहेगा कि क्या नॉन NLU में भेजने से हमारे बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं कि नहीं। तो you've answered that question very well, and all the very best for your upcoming interviews। आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग चीजें लाइंड अप हैं, so do share those success stories also with YLCC, and Definitely. have a great day.